हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 में 8.2 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 8.2 में है क्या, कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो देखिए। तो जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं 8.1 में कि बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम तो देखिए, मैंने आपको बताया था बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है। अगर आपके पास कोई भी एक टर्म है, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन है, जैसे a प्लस बी और उसकी पावर n है, तो आप उसको कैसे लिखते हैं, nc0 और a की पावर n-0 b की पावर 0 प्लस nc1 a रेज टू पावर n-1 आ जाएगा यहां से, और b की पावर आ जाएगी 1 प्लस, फिर उसके बाद होता है nc2 a की पावर n-2 और b की पावर 2 प्लस, ये प्रोसीजर आगे तक चलता रहता है। लास्ट स्टेप मैंने बताया था इसमें, ये आता है NCN a की पावर n-n और b की पावर 0। ये मैंने आपको बताया था। तो हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर फर्स्ट, वो टॉपिक है जर्नल टर्म। जनरल टर्म, तो जनरल टर्म क्या होते हैं पहले तो समझिए। देखिए, जैसे कोई एपी होती है आपके पास, तो एपी के जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, हम उसको एन लिखते हैं, ए प्लस n-1d। ये जनरल टर्म होती थी जिसको हम nth टर्म भी बोलते थे। ठीक है, अब यहां पर जो जनरल टर्म है उसको हम क्या कहेंगे वो समझिए। देखिए, अगर मैं इस टर्म की बात करूं तो यहां पर ये थर्ड टर्म है। ठीक है, यहां पर ये थर्ड टर्म है, ध्यान से देखिए। और अगर मैं इस टर्म की बात करूं तो NC1 आ रहा है नीचे, यहां पर 1 लिखा हुआ है NC1, लेकिन ये टर्म कौन सी है, सेकंड, T2 है ये। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, T1 है ये। तो यहां से क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि अगर नीचे 2 लिखा हुआ है यहां से, ठीक है, अगर यहां पे 2 लिखा हुआ है तो टर्म में 3 आ रहा है, एक ज्यादा आ रहा है। अगर 1 है तो यहां पर आ रहा है 2 आ रहा है, एक ज्यादा आ रहा है। तो मैं एक जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखता हूं एक ज्यादा के लिए, मतलब r+1 के लिए लिखता हूं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, देखिए वो हो जाएगा NCR। ठीक है, अगर मैंने NC2 की जगह पे NCR लिखा, NC1 की जगह पे भी NCR लिखा, NC0 था उसकी जगह पे भी मैंने NCR लिखा, तो A की पावर कितनी आएगी, देखिए दोनों का डिफरेंस होता है, मतलब n-r, और B की पावर कितनी आएगी यहां से R, B की पावर होगी R। ठीक है, ये हो गया जनरल टर्म का फॉर्मूला। अब अगर यहां पर अब R लिखा हुआ है नीचे, मैंने R लिखा है यहां से, तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, एक ज्यादा r+1 लिखूंगा। ठीक है, जैसे इसी में, अगर इसी में कोई हमसे ये पूछ ले बताओ इसमें सेवंथ टर्म क्या होगी, ठीक है, तो हमें पूरा बाइनोमियल फॉर्मूला खोलने की जरूरत नहीं है, हम उसको डायरेक्ट लिखेंगे कैसे, 6+1 करेंगे यहां से, तो हमें पता लगेगा कि जो r है वो बेसिकली कितना है, 6 है। जो r की वैल्यू है वो है 6। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वो हो जाएगा NC6, a की पावर हो जाएगी यहां से n-6, और b की जो पावर है वो आ जाएगी यहां से 6। ठीक है, ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो हम कोई भी जर्नल यहां पे टर्म लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब इसमें अगर मुझे एक और लिख के दिखाता हूं मैं, अगर मुझे ये लिखना हो यहां से T80, ठीक है, मतलब 80th टर्म उसकी लिखनी है मुझे, तो पहले मैं उसको कैसे लिखूंगा, r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए r+1 के फॉर्म में लिखूंगा, मतलब 79+1। ये काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं समझा रहा हूं, 79+1। तो इसको मैं लिख सकता हूं, इस कि कौन सी टर्म होगी 80th, तो उसको लिखूंगा NC79
ठीक है, और a की पावर हो जाएगी n माइनस 79 और b जो है उस b की पावर आ जाएगी 79। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से, अगर मान लो आपके पास a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो कौन सी टर्म होती है आपके पास, फर्स्ट टर्म। a प्लस डी है वो कौन सी टर्म होगी, सेकंड टर्म होती है, जिसको मैं t2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और t3 कौन सी टर्म होगी, वो आपको समझ में आ गया होगा, a प्लस 2d होगा। अगर अब मैं nth टर्म की बात करूं तो वो क्या होगा, देखिए वो होगा a प्लस n माइनस 1d। कहां से, इसका प्रूफ कहां से है, बस जर्नल ऑब्जर्वेशन ही है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर ऑब्जर्व किया वैसे ही, कि अगर यहां पर 3 लिखा गया तो यहां पे 2 लिखा जा रहा है, कम लिखा जा रहा है। अगर यहां पे 2 है तो इसके आगे 1 है। ठीक है, तो यहां पर एक कम लिखा जा रहा है n-1, तो ये फॉर्मूला होता था। अब इस फॉर्मूले का क्या यूज था, अगर कोई हमसे पूछे बताओ 7th टर्म क्या है, तो हम उसको डायरेक्ट बताते थे a प्लस, यहां पर 7 माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा और आगे d लिखा हुआ है। तो जैसा हम एपी के अंदर करते थे ये काम, वैसा ही हम लगभग किसके अंदर करते हैं, बाइनोमियल के अंदर करते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें और इसमें लिखने का एक थोड़ा सा चेंज है। वो क्या चेंज है, जैसे यहां पर अगर मैंने एन लिखा है, ठीक है, दोबारा देखिए, अगर मैंने एपी में यहां पे मैंने एन लिखा हुआ है, तो यहां पे मैं कम लिख रहा हूं n-1। ठीक है, अगर मैं वहां पे एन लिखूं इस सर्कल में, तो यहां पर मुझे n+1 लिखना पड़ेगा। तो सेम उसी पैटर्न पे ये फॉर्मूला यहां पे बना हुआ है कि ऊपर सब में n n n आ रहे हैं, nc0, nc1, nc2, ncn, तो सब में ऊपर n आ रहा है, तो मैंने n लिख दिया यहां से। ठीक है, और c के नीचे चेंज हो रहा है 0 1 2 3 n तक, तो यहां पे मैंने r लिख दिया। आगे तो आप सभी को पता ही है, जब NCR आ गया तो a की पावर इन दोनों का डिफरेंस आता है, और b की पावर जो नीचे लिखा हुआ होता है वो ऊपर लिखा जाता है b की पावर में। ठीक है, और यहां पर r+1 क्यों लिखा, क्योंकि अगर नीचे 2 लिखा गया तो यहां पर 3 आएगा। बेसिकली 3 का मतलब 2+1। अगर यहां पर nc1 आ रहा है, तो nc1 आ रहा है तो नीचे कितना आएगा, यहां पे 1+1, मतलब टोटल। जर्नली अगर मैं इस बात को बोलना चाहूं तो r+1 कह सकता हूं। तो यहां पे जनरल टर्म क्यों बोला गया, जनरल टर्म यहां पर इसलिए बोला गया है ताकि यहां से हम कोई भी टर्म को जल्दी से फाइंड आउट कर पाए। ठीक है, जैसे एपी में हम 7th टर्म को निकाल पाएंगे, 8th टर्म को। 7th टर्म आपके पास है वही a+6d, 8th टर्म हो जाएगी a+7d, 100th टर्म हो जाएगी a+99d। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सभी को। तो इसी पैटर्न पे हम इसको आगे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हम कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, तो सभी को जनरल टर्म का फॉर्मूला याद हो गया होगा। एक बार मैं लास्ट में फिर लिख देता हूं, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या याद किया था, सोचिए सभी। tr+1 इज इक्वल टू, आपके पास फॉर्मूला पहले से होना चाहिए भाई, किसकी जनरल टर्म आप लिखना चाहते हो। तो अगर मैं a प्लस बी के पावर n की जनरल टर्म लिखना चाहता हूं, तो आ जाएगी NCR a की पावर n-r और b की पावर r। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको, और मैं कह सकता हूं बहुत ज्यादा पार्ट बाइनोमियल थ्योरम का इस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे। ओके, उसके बाद अब आता है नेक्स्ट में मिडल टर्म्स। देखिए अगला टॉपिक आता है मिडल टर्म का। मिडल टर्म या टर्म्स जो भी होंगी, क्योंकि एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, इसलिए मैं यहां पे टर्म्स लिख रहा हूं, मिडल टर्म्स। ठीक है, इन किसके अंदर, कोई भी एक जनरली मैंने लिख दिया a प्लस बी पावर n, इसकी मिडल टर्म क्या होगी। तो देखिए बहुत आसान सा पैटर्न है। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो n है, n वो अगर मान लो आपके पास है इवन, समझिए ध्यान से, ये सभी को आता है टॉपिक जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये सभी को आता है। बस जिस पैटर्न से मैं समझा रहा हूं वो सभी समझने की कोशिश कीजिए। यहां से देखिए n है वो इवन होगा या फिर ओड होगा, दो तरह के पावर हो सकती हैं।
क्योंकि हमने पढ़ा था n है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो पॉजिटिव इंटीजर को हम डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट के अंदर। यहां पर पॉजिटिव इंटीजर है, ये जो इसके पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, आइदर n इज इवन और ओड। ठीक है, आइदर और के केस से चल रहे हैं। अब अगर मान लो आपके पास n है वो इवन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स होंगी टोटल? अगर n टर्म्स, n पावर है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? n+1। ठीक है, विच इज ओड, विच इज ओड। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से मैं लिखूंगा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी n+1। n+1 क्यों? क्योंकि इसकी जो पावर है वो n है, तो मैंने आपको समझाया था n+1 आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। ठीक है, विच इज इवन। क्यों होगा इवन भाई? क्योंकि n है वो आपके पास कैसा है? ओड है। ठीक है, जो n है वो आपके पास ओड है, और यहां पे n इवन है। अब अगर n इवन है तो n+1 तो डेफिनेटली ओड होगा, और यहां पे अगर n है वो ओड है तो n+1 है वो उसकी वैल्यू होगी इवन। ठीक है, ये शायद सभी को समझ में आ गया यहां तक। अब देखिए, अगर n+1 ओड है तो हम लिखेंगे, इसका मतलब क्या है? आप सोच के देखिए, आपके पास ओड टर्म्स हैं, जैसे आपके पास 5 टर्म्स हैं, तो मिडिल टर्म कितनी होंगी? 1 ही होगी, क्योंकि वहां से जैसे आप, मैं ये बता रहा हूं 2 3 7 11 और मान लो मैंने लिखा 14। अब अगर मैं इसके मिडिल टर्म की बात करूं तो दो आप इधर से छोड़ दो टर्म, दो दो इधर से, तो एक ही टर्म आपके पास बचेगी मिडल। तो अगर ओड है तो हम लिखेंगे ओनली 1 मिडल टर्म। ठीक है, केवल एक ही मिडल टर्म होगी उसकी। ठीक है, और इसी पैटर्न को अगर मैं इसके अंदर लिखना चाहूं, जब इवन है तो क्या होगा? तो आप इसी को ऐसा समझिए 2 3 7 11 14, और एक और मैं लिख रहा हूं मान लो 15। ठीक है, अब अगर मैं मिडिल टर्म की बात करूं तो दो मिडिल टर्म है यहां पे, देखिए, क्योंकि आपने हाफ हाफ साइड में कर दिया तो बीच में क्या बचा हुआ है? एक तो 7 बचा और 11 बचा हुआ है। ठीक है, तो यहां से क्या लिखेंगे? देखिए, यहां से लिखेंगे देर आर 2 मिडल टर्म्स, दो मिडल टर्म होंगे हमेशा। ठीक है, अब उनका फॉर्मूला समझेंगे कैसे होता है निकालने का। दो मिडल टर्म्स होंगे, तो देयरफॉर यहां से दो मिडल, 1 मिडल टर्म कौन सी होगी? देखिए, अगर n आपके पास इवन है तो मिडल टर्म क्या होगी? n/2 प्लस 1th जो टर्म होगी, 1th टर्म इज मिडल टर्म। ठीक है, इज मिडल टर्म, ये आपके पास मिडल टर्म होगी यहां से। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो दो मिडल टर्म कौन कौन सी होंगी? तो देखिए, n+1/2, ठीक है, n+1/2th एंड n+1/2 प्लस 1th आर मिडल टर्म्स। ये था इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकल देख लेते हैं एक बार कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, और ये आपने सब स्टैटिक्स वगैरह में ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है। तो देखिए, अगर मैं इस ऊपर वाले फंक्शन की बात करता हूं, ठीक है, मान लो आपके पास ये दिया हुआ है, इसमें अगर मैं मिडिल टर्म की बात करूं तो देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 5 है, मतलब n की वैल्यू हो गई आपके पास 5। n की वैल्यू की बजाय हम कह सकते हैं n+1 की वैल्यू 5 है। ठीक है, n+1 नंबर ऑफ टर्म्स थी तो 5 है। तो एक टर्म आप कैसे फाइंड आउट करोगे? यहां से देखिए, यहां से हो जाएगा 5, आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। ठीक है, तो 5 टर्म्स हैं, तो उसमें मैं क्या कर रहा हूं? यहां से 5 + 1/2 अगर मैं करता हूं
तो आप कहोगे यहां से थर्ड जो टर्म होगी वो आपके पास क्या आएगी, मिडल टर्म आएगी। अब यहां पे मैंने n 5+1 लिखा, 5 क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स था। अगर मैं यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूं तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है, तो यहां से हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से हो जाएगा n+2/2, ठीक है, n+2/2 आ जाएगा। और अगर मैं अब इसको सेपरेट करना चाहूं एलसीएम, तो क्या आ जाएगा, n/2+1, और ये जो अब आया वही मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आप इवन की पोजीशन को भी देख सकते हो। तो आप लोगों को ये फॉर्मूले याद रखने हैं जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ओके, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताओ मिडिल टर्म क्या है, तो आपको ये सारा काम करके थोड़ी ना देखना पड़ेगा वहां पे। अगर इतना ज्यादा करके देखोगे तो आपको हर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है तो आप डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो n/2+1, ठीक है। और आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि 1 ही मिडिल टर्म होगी। अगर इवन है तो ओड टर्म होंगी, ओड टर्म्स हैं तो 1 मिडिल टर्म होगी। और वो 1 टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इवन है इसलिए n/2 आ गया, मतलब 2 से डायरेक्ट डिवाइड हो गया, +1। और अगर ये ओड है तो ओड तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए हमने कैसे लिखा उसको, n में 1 ऐड करके फिर 2 से हमने उसको डिवाइड किया यहां से, ठीक है। और फिर नेक्स्ट टर्म और अगर हमें चाहिए तो आ जाएगी, उसमें 1 और एक्स्ट्रा ऐड कर दो, ठीक है। जैसे थर्ड टर्म आएगी तो यहां से आ जाएगी फोर्थ टर्म, अगर यहां से सेवंथ टर्म आ रही है तो नेक्स्ट से आएगी एट्थ टर्म, हम 1 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे उसके अंदर, ठीक है। ये सभी को शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी यहां तक। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये अच्छे से सभी याद रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम एंड। देखिए अगर आपको किसी क्वेश्चन में यह बताया जाए a+b बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ठीक है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास n+1 टर्म्स आएंगी। उसमें हमसे पूछे बताओ kth टर्म क्या होगी, kth टर्म फ्रॉम एंड। इस बात का मीनिंग शायद सबको समझ में आ गया होगा, हमने एपी वाले चैप्टर में पढ़ा था ऐसा ही। अगर हम इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन खोल देंगे तो उसके बाद पीछे से kth टर्म कौन सी होगी, ठीक है। जैसे पीछे से पूछा जाए फर्स्ट टर्म क्या है, तो जो इसके लास्ट टर्म होगी वही फर्स्ट टर्म होगी, ठीक है। तो अगर मैं kth टर्म की बात करूं, इसमें क्या होगी, लास्ट से, ठीक है, फ्रॉम एंड बोला यानी कि लास्ट से kth टर्म क्या होगी। तो उसका काफी आसान सा प्रोसीजर है, देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये पैटर्न मैंने एपी वाले चैप्टर में पढ़ा था, अगर किसी को याद हो तो 10th क्लास में। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास है n+1, ठीक है। उसमें से जो हमसे पूछी गई है, कौन सी टर्म पूछी गई, kth टर्म, तो k इसमें कर दो माइनस, ठीक है। और +1 अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कर दो, क्योंकि हमने जैसे k माइनस किया तो जो पूछी गई है टर्म उससे एक पीछे चला गया हम, तब उसमें 1 अगर मैं ऐड करूंगा तो जो टर्म अब आएगी, ठीक है, तो कितनी आएगी, मैं लिख देता हूं यहां से आएगा n-k+2, ठीक है। जो ये टर्म आएगी, ठीक है, दिस इज द टर्म फ्रॉम बिगनिंग, ठीक है। बिगनिंग, ठीक है, इसको साथ लिखेंगे। तो क्या बताया, अगर किसी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि उसकी kth टर्म फ्रॉम एंड क्या है, तो हम कहेंगे उसकी बिगनिंग टर्म निकाल लो। आप बिगनिंग टर्म कैसे निकालोगे, n-k+2th टर्म। जैसे अगर हमसे यह पूछा जाए कि बताओ कोई सिंपल लेते हैं चलो क्वेश्चन, जैसे a+b का क्यूब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा a³ +3a² b +3ab²
प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये आपके पास एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इसकी थर्ड टर्म, इसकी थर्ड टर्म, ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड किसके इक्वल होगी? तो मैं अगर लास्ट वाले सर्कल का यूज करना चाहूं तो मैं लिखूंगा एन। एन क्या है? एन होता है जो पावर होती है, तो पावर कितनी है? 3। तो यहां पर लिखोगे 3 माइनस जो पूछा गया, पूछा कितना गया? 3। तो 3 माइनस 3 प्लस कितना ऐड करोगे? 2। ठीक है, उसके ऊपर टीएच, और ये कितना हो गया यहां से? ये हो गया 3 से 3 कट गया, तो आ गया सेकंड टर्म, सेकंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, बिगिनिंग। तो आप देखिए, अगर आपको थर्ड टर्म निकालनी है एंड से, तो वो किसके इक्वल होगी? सेकंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग होगी इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में। तो आप देख सकते हैं यहां से, अगर मैं इस एक्सपेंशन की बात करूं और मुझे इसमें प्रैक्टिकली देखना है कि थर्ड टर्म फ्रॉम एंड कौन सी है, तो पीछे से थर्ड टर्म कौन सी है? ये तो फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, थर्ड टर्म कौन सी है? ये हो गई थर्ड टर्म पीछे से। ठीक है, पीछे से थर्ड टर्म ये है। और अगर मैं सेकंड टर्म की बात करूं बिगिनिंग से, तो वो भी यही है। ठीक है, आगे से सेकंड टर्म की बात करूं तो भी ये सर्कल लगी हुई वैल्यू है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप आगे पीछे से आपको कोई टर्म दे रखे हो, तो आप आगे से उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं इसकी बात करता हूं अब, चलो नेक्स्ट पेज पे देखता हूं। देखिए, ए प्लस बी पावर एन है आपके पास। ठीक है, और हमसे ये कहा गया बताओ इसकी सेवंथ टर्म फ्रॉम एंड क्या है? T7 फ्रॉम एंड। ठीक है, T7 फ्रॉम एंड क्या है? तो वो किसके इक्वल होगा? समझिए, उसको आप कहेंगे कि n-7। n में से आपको क्या माइनस करना था? जो पूछा गया, ये की हो गया n-k। ठीक है, तो n-7 प्लस 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? n-5। ठीक है ना, n-5 टर्म, टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, बिगिनिंग। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अब आपको अगर T7 फाइंड आउट करना था फ्रॉम एंड, तो आप सिर्फ Tn-5 फाइंड आउट कर लो फ्रॉम बिगिनिंग। तो बिगिनिंग से फाइंड आउट करने का तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला था Tr+1 का। ठीक है, Tr+1 का एक फॉर्मूला था, और वो फॉर्मूला क्या होता है? NCr a की पावर n-r और b की पावर r। ये फॉर्मूला हमारे पास होता था। इस फॉर्मूले का यूज करूंगा मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए? n-5 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, Tn-5। तो सबसे पहले उसको r+1 की फॉर्म में लिखो। कैसे? n-6 प्लस 1। ठीक है, क्योंकि r+1 करना था, तो n-6 प्लस 1 करोगे तभी तो n-5 आ रहा है। तो अब हमें समझ में आया कि ये जो n-6 है, ये बेसिकली r की जगह यूज होगा। तो हो जाएगा nc n-6, और a की पावर कितना हो जाएगा? n में से n-6 को माइनस करोगे, और b की पावर हो जाएगी यहां से n-6। ठीक है, तो ये आगे इसकी मिडल, ये आगे इसकी कौन सी टर्म? सेवंथ टर्म फ्रॉम एंड। ये इसके सेवंथ टर्म फ्रॉम एंड है, जो कि n-5 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग बनेगी। तो आपको समझ में आया जनरल टर्म का क्या यूज है। ठीक है, और हम एंड से कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी टर्म को। ठीक है, लास्ट है, अगर लास्ट टॉपिक है, अगर आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताओ इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स क्या है, तो इंडिपेंडेंट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, उसमें एक्स की पावर 0 की बात की जाएगी। ठीक है, जैसे अगर मैं ये बात करूं यहां से x प्लस 1/x, x प्लस 1/x की पावर 7 है, इसमें इंडिपेंडेंट टर्म की बात करूं तो सबसे पहले मैं प्रैक्टिकली देखता हूं। प्रैक्टिकली क्या होगा? 7c0। ठीक है, 7c0, और फिर x की पावर कितना हो जाएगा? 7 - 0, तो यहां पर 7 आया।
और 1/x की पावर 0 आई। ठीक है, अब अगर मैं इसी पैटर्न को और आगे बढ़ाता रहूं, 7c1 आएगा, फिर x की पावर आ जाएगी 6 और 1/x जो है उसकी पावर आएगी 1। ठीक है, प्लस फिर मैं 7c2 को फाइंड देखता हूं, 7c2 को, तो x की पावर कितनी आएगी यहां से 4 और 1/x है उसकी पावर आएगी कितनी यहां से 2, प्लस 7c3 x की पावर 3 और 1/x की पावर भी कितनी आ जाएगी 3, प्लस फिर 7c4 x की पावर कितना आ जाएगा 3। एक सेकेंड, यहां से मैंने गलत लिखा है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार ठीक कर देता हूं। देखो 7c2 था यहां से, तो यहां से हमें 5 लिखना चाहिए, यहां से 7c3 था तो यहां से 4 आएगा। ठीक है, तो इनको मैं एक बार ठीक कर देता हूं थोड़ा। देखिए यहां से 7c2 था तो कितना आएगा 5, फिर यहां पर 7c3 था तो माइनस करेंगे 4 आएगा, फिर 7c4 है यहां से तो कितना आएगा यहां से 3 माइनस करेंगे और फिर 1/x के पावर 4। ठीक है, इसको आप आगे इसी तरह से प्रोसीड करेंगे, 7c5 x की पावर 2 आ जाएगी और 1/x की पावर कितनी आएगी यहां से 5, प्लस आगे की टर्म आप लिख लेंगे 7c6 और 7c7। तो आप ये देखें कि यहां पे कोई इंडिपेंडेंट टर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको x जरूर मिलेगा, x से इंडिपेंडेंट नहीं है ये, इसमें भी x बचेगा, x के पावर 5 बचेगा सोल्व करने पर, यहां पर x के पावर 3 बचेगी क्योंकि x के पावर 5 और नीचे x स्क्वायर है तो x के पावर 3 आएगी। तो कोई भी टर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट कौन सी टर्म होती, अगर क्वेश्चन में मान लो यहां पर इस स्टेप पे ये लिखा हुआ नहीं होता, यहां पर सिर्फ 7c4 आता और x का किसी तरह से पूरा कट जाता यहाँ पे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 7c4 है इंडिपेंडेंट हो गई। ठीक है, कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट हो गई, तो फिफ्थ टर्म इंडिपेंडेंट हो गई है t5। ठीक है, अगर होता तो, अगर यहाँ पे x नहीं आता तो, ठीक है, और अगर x साथ नहीं आएगा तो हम उसको x की पावर 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब बात ये आती है कि हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो देखिए अगर किसी क्वेश्चन में a प्लस बी पावर 7 है या पावर n है मान लो, और हमें इंडिपेंडेंट टर्म पूछी है, तो सबसे पहले हम यहां से r प्लस 1th टर्म निकालेंगे, मतलब जनरल टर्म, तो हो जाएगा NCR a की पावर n माइनस r और b की पावर r। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b अगर हमसे पूछा हुआ है तो इसका मतलब a और b जो है वो दोनों जीरो हो जाने चाहिए, मतलब n माइनस r है वो भी जीरो हो जाना चाहिए एंड r भी जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करके आप सोल्व करके यहां से कॉमन वैल्यू निकालेंगे r की। ये तो मैंने चलो जनरल क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, कल जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो इसी पैटर्न का हम यूज करने वाले हैं। तो जब r की वैल्यू हमें पता चल जाएगी तो r अगर मैं यहां पे पुट कर दूंगा, मान लो r की वैल्यू आपके पास आई फॉर एग्जांपल 7, तो 7 प्लस 1 करोगे तो 8th टर्म है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b हो जाएगी यहां से। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी डिस्कस करेंगे। तो थ्योरी हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। सभी को मैं एक चीज एडवाइज कर देता हूं पहले से ही कि देखिए 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n का फॉर्मूला आप याद करेंगे, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n। ठीक है, ये सभी आप अच्छे से याद करेंगे, और जो मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको पढ़ाया या आज सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ाया है ये सब आप रिवाइज जरूर करेंगे। ठीक है, रिवाइज जरूर करेंगे। ओके।